नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां भगदड़ की जांच और एक्टर पर आंच आती हुई नजर आ रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त लगातार जवाबदेही इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पिछले साल ये एक राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे। और अब इस पूरे मामले में साउथ के सुपरस्टार विजय की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनसे पूछताछ जारी है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। दूसरी प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां ईडी की गुहार और ममता पर एफआईआर। जी हां, सबसे पहले तो ये पूरा मामला कलकत्ता तक चला, लेकिन कलकत्ता के बाद अब ये पूरा मामला आ पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही ममता बनर्जी और उनके साथ के जो लोग हैं उन पर एफआईआर की मांग की है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां अवैध मजार पर बुलडोजर का प्रहार देखने को मिला है। बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की गई है जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इसके साथ ही चौथी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि तबाह कर देंगे यूएस के ठिकाने। दरअसल ईरान में इस वक्त हालात लगातार बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिला है, जिस पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मैसेज दिया गया उसकी ये प्रतिक्रिया सामने आई। इसके साथ ही पांचवी प्रमुख खबर आपसे जुड़ी हुई, इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई। जी हां, इंस्टा यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, ऐसी एक खबर इस वक्त मिली है। लेकिन इस खबर में आखिर कितनी सच्चाई है और इसको लेकर मेटा ने क्या कुछ कहा और आप कैसे अपने इंस्टा आईडी को बचा सकते हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पिछले साल 27 सितंबर को साउथ के सुपरस्टार विजय की एक बड़ी राजनीतिक रैली तमिलनाडु के करूर में हुई थी, जिसमें अचानक से भगदड़ मच गई थी और हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब इस मामले में प्रमुख विजय की मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही विजय आज सीबीआई के सामने भी पेश हुए, जहां वो इस मामले से जुड़ी हुई कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विजय और उनकी पार्टी के समर्थक सीबीआई मुख्यालय से बाहर उनके समर्थन में पहुंचे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 तस्वीरें, जहां सबसे पहली और प्रमुख तस्वीर आप देख रहे हैं, सीबीआई से सामना आज विजय का हो रहा है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब सवालों के जवाब देने के लिए एक्टर विजय पहुंचे हैं। सीबीआई के जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब देते हुए आज विजय नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फैंस का जमावड़ा इस वक्त सीबीआई के मुख्यालय पर नजर आ रहा है। तो ये आज की 3 प्रमुख तस्वीरें। तो सवालों की बौछार और सवालों का जवाब देने के लिए विजय इस वक्त पहुंचे हैं सीबीआई दफ्तर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल का है, जब साउथ के एक्टर और राजनेता सीधे तौर पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पर भगदड़ मच गई उसके बाद भी उन्होंने अपना संबोधन वहां पर खत्म नहीं किया। तो ऐसे में इस दौरान वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो करीब 40 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई ने इसी जांच के दौरान एक्टर को समन भेजा और एक्टर आज पेश हुए, एक्टर विजय, जिनसे सवाल जवाब इस समय किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस पूरी महत्वपूर्ण खबर को लेकर आज की? देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूँगा कि विजय को सीबीआई ने समन किया था। आज सुबह विजय को यहाँ पर पहुँचना था। करीब 11:30 बजे के आसपास विजय सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुँचे हैं और करीब 2.5 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है जब सीबीआई विजय से पूछताछ कर रही है। जाहिर है 27 सितंबर का ये मामला है, जब विजय की एक पॉलिटिकल रैली के दौरान भगदड़ होती है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो जाती है और 60 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल होते हैं।
हालांकि उस वक्त मद्रास हाई कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था, उसको मामला सौंपा गया था जांच करने के लिए, लेकिन विजय को उस एसआईटी पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो न्यूट्रल जांच करेगी, क्योंकि तमिलनाडु में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर भी विजय को विश्वास नहीं था। और यही वजह है कि विजय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और इसको ट्रांसफर करने की बात कही, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और तभी से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि विजय की जो पार्टी है उसके कई नेताओं से सीबीआई ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन विजय से अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी और यही वजह है कि आज समन दिया गया था। आज सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सीबीआई हेडक्वार्टर की। सुबह करीब 11:30 बजे विजय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं दरअसल विजय के ही काफिले की गाड़ियां हैं। विजय अपने साथ वकील और इसके अलावा कुछ ऐसे उनके साथी हैं जिनको लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। जो सीबीआई हेडक्वार्टर्स की तरफ की जो हमारे से अपोजिट रोड आप देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, दोनों तरफ बैरिकेड की गई है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक था कि जब विजय यहाँ पर आएंगे तो उनकी पार्टी के समर्थक, उनके फैंस यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया। हालांकि यहाँ पर जो विजय हैं उनके समर्थक पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। करीब 25 से 30 ऐसे विजय के समर्थक हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई उसमें 100% विजय की किसी प्रकार से गलती नहीं है, और यही तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। फिलहाल समर्थक तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन विजय से फिलहाल सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ जारी है। जी, इसके साथ ही दिवांशु, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला क्या था वो तो आपने बताया है, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके के सवाल जवाब आज सीबीआई उनसे करती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की हुई है अपने सवालों की। दरअसल सीबीआई सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट जो है वो विजय से जानना चाहती है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ 27 सितंबर को जब उस रैली का आयोजन किया गया था, तो ऐसी क्या कुछ वहाँ पर क्योस हुआ, ऐसा क्या कुछ घटनाक्रम हुआ जिससे इतनी बड़ी भगदड़ हो गई। और यही वजह है कि एक लंबी फहरिस्त सीबीआई ने तैयार की है। उन्हीं सवाल के जवाब जो है विजय यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस वक्त के एलिगेशंस की बात करें जो विजय के ऊपर उस वक्त जो लोकल पुलिस है उसने दर्ज किए थे, उसमें ये साफ कहा गया था कि जो रैली हुई उसमें सबसे पहले जो विजय हैं वो जो है काफ़ी लेट पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भीड़ उनको देखने के लिए पहुंची थी, उनको सुनने के लिए पहुंची थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसके अलावा उस रैली में जो सुविधाएं होती हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया था। महिलाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जो बेसिक एनिमिटीज होती हैं जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलियों में रखती हैं, उसकी व्यवस्था नहीं थी। और यही वजह है कि भीड़ काफी वहां पर परेशान हुई और उसके बाद वहां पर क्योस हुआ और भगदड़ हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। कोलकाता के आईपैक दफ्तर में ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल ने सियासी भूचाल ला दिया है। पहले ये लड़ाई पश्चिम बंगाल तक ही सीमित थी, पर अब ये दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। जी हां, ईडी और ममता सरकार के बीच चल रही जंग अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ईडी की याचिका में आखिर क्या कुछ है वो आपको बताएंगे विस्तार से, और साथ ही अपने संवाददाता से भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दीदी बनाम ईडी, जहां आईपैक रेड विवाद में नया मोड़ इस समय सामने आ चुका है। जी हां, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका दायर की है, और इस याचिका के जरिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। इस याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर की भी मांग ईडी की तरफ से की गई है, और इसके साथ ही डीजीपी, कोलकाता पुलिस और कमिश्नर को भी इसमें पक्षकार ईडी की तरफ से बनाया गया है। ममता सरकार हालांकि पहले ही कैविएट इसको लेकर जारी कर चुकी है, अपना दायर कर चुकी है, और जहां सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश नहीं पारित होगा, ये बात कही जा रही है। तो सीधे तौर पर दीदी बनाम ईडी इस समय नजर आ रहे हैं, और इससे पहले अगर हम देखें तो जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, उस पूरे घटनाक्रम के बाद में ईडी की तरफ से कई बड़े आरोप ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर लगाए गए हैं। आखिर ईडी की तरफ से कौन कौन से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, एक नजर उन पर डाल लेते हैं।
ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए आईपैक जांच में बाधा डाली गई है और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ ममता बनर्जी ने की है, ये आरोप इस वक्त ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो सबूत है वो सबूत मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारियों को धमकाया गया, तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनको धमकाया गया, ये भी आरोप इस समय ईडी लगा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये याचिका दायर की गई है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का, सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनके पास चलते हैं। सौरभ, सीधे तौर पर देखें तो अब ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के बाद में दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ईडी की तरफ से खटखटाया गया है और साथ ही कई सारे गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं। कृतिका, देखिए, इस पूरे मामले में ईडी का जो जांचिका है उसमें साफ तरीके से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप है, साथ ही साथ उनके जो स्टेट मिशनरीज के खिलाफ आरोप है, उसमें कहा गया है कि ये बात कि ममता बनर्जी बीइंग अ सीएम, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद के एक औहदाधारी है और उसके चलते उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मामले में वहां पे जाके जो छापामारी चल रहा था उसमें जाके हस्तक्षेप किया, उसके चलते अदालत के दरवाजा खटखटाना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता ईडी के पास, ऐसा ही याचिका में कहा गया है। कहा गया कि एक अगर सीएम अगर अपनी स्टेट पूरे मशीनरी को लेकर जांच को रोकेंगे तो वो अदालत के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है उनके पास आने के लिए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि सेक्शन 17 ऑफ PAMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके चलते कहीं भी जाके ईडी अधिकारी जो है उनके काम पे हस्तक्षेप किया नहीं जा सकता। यहाँ पे सिर्फ हस्तक्षेप किया नहीं गया, स्टेट पुलिस के सहयोग में पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स छीना गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसको जब्त किया गया और साथ ही साथ जो आधिकारिक है उनके खिलाफ FIR तक दायर किया गया। जो भी जो रक्षा कवच ईडी ऑफिसर्स को मिलते हैं उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो PMLA एक्ट है उसके हिसाब से ही वो लोग कहीं पे जाके सर्च कर सकते हैं, कहीं पे जाके अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो वहां का सील ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से डराया धमकाया गया उसके चलते ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता उनके पास, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, ऐसा रिट पिटीशन में कहा गया है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ में। और इसी के साथ चलिए अब रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां बुलडोजर चला और 50 साल पुरानी मजार के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीते कल प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की और करीब 6 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 3 बुलडोजरों की मदद से मजार परिसर का मुख्य गेट, बाउंड्री वॉल, 6 पिलर, 3 दुकानें और साथ ही गुंबद को गिराया गया, जिसके बाद शाम होने तक रविवार की कार्रवाई रोक दी गई। अब आज फिर से कार्रवाई की गई और साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बुलडोजर का प्रहार। तो जी हां, अवैध मजार पर यह बुलडोजर का प्रहार देखने को मिला है। मेन गेट, बाउंड्री और 6 पिलर और साथ ही जो गुंबद का हिस्सा है उसे गिराया गया है। देर रात तक ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई चली है। सरकारी जमीन पर ये अवैध मजार बनी हुई थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध मजार पर प्रशासन का ये डंडा चलता हुआ नजर आया। ASDM कोर्ट की तरफ से ध्वस्तीकरण का ये नोटिस दिया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी MLA की तरफ से शिकायत की गई थी इसको लेकर के, जहां और सीधे तौर पर इस शिकायत में कहा गया था कि सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से ये पहल की गई। विधायक ने CM योगी आदित्यनाथ को इस अवैध मजार के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद शिकायत के बाद सुनवाई में तेजी आई और मजार ध्वस्तीकरण जनता की जीत है, ये बात कही गई। योगी सरकार अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई कर रही है और ये आए दिन हमें तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है और ताज़ा तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सवालिया निशान खड़े किए गए, जहां कोर्ट के फैसले पर सवाल किए गए और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप भी इसको लेकर लगाए हैं। सार्वजनिक भूमि पर ही ये मजार बनी हुई थी और साथ ही सभी धार्मिक स्थलों की जांच योगी सरकार कराए। तो अब इस तरीके से गंभीर आरोप भी कहीं ना कहीं
लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है जिसको लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, वो आपको बता दें। गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से ये मजार जो है वो सटी हुई है, तस्वीरों के जरिए भी आप इस समय देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही 2019 में तत्कालीन डीएम से इस पूरे अवैध मजार को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद में डीएम ने अधिकारियों को मुआयना और कार्रवाई का निर्देश डीएम की तरफ से दिया गया था। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस इस पूरी अवैध मजार को लेकर दिया गया। साथ ही पिछले शुक्रवार की अगर हम बात करें तो पिछले शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में इस अवैध मजार को लेकर अहम सुनवाई भी हुई और एएसडीएम कोर्ट ने भूमि को पहले ही बंजर घोषित कर चुकी है। कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूरी स्वीकृति नक्शा जो है उसकी भी डिमांड की और नक्शा और मजार के कागजात दिखाने में जब टीम नाकाम रही तो उसके बाद में कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सीधे तौर पर ये आदेश दिया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ईरान में पिछले साल से शुरू हुए आर्थिक संकट के विरोध प्रदर्शन अब व्यापक राजनीतिक आंदोलन बन चुके हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। रविवार को राजधानी तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन फैल गए, जबकि कार्रवाई के दौरान मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ईरान सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बंद कर दी हैं। फिलहाल ईरान में क्या कुछ हालात, किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो इस वक्त सुलग रहा है। 2022 के बाद में ये सबसे बड़ा विरोध इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता जो है वो इस समय सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इस दौरान 500 से ज्यादा मौत होने का भी दावा वहां पर किया जा रहा है। जगह जगह आगजनी भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आया है। मशहद शहर की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहा है और सड़कों पर ही आगजनी की गई। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं धुएं का गुबार वहां से उठता हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सड़कों पर कहीं ना कहीं लोग बाग इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही नकाबपोश प्रदर्शनकारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों पर ही किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है और ऐसे में अगर देखें तो हालात लगातार वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरीके की जो विरोध प्रदर्शन है उन पर समय रहते ही रोक लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन लगातार और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी ये 4 तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 500 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही तेहरान की तरफ से धमकी दी गई है। तेहरान की तरफ से कहा गया है कि यह हरकत का जवाब दिया जाएगा। दरअसल टारगेट होंगे यूएस मिलिट्री बेस। जी हाँ, ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई थी और जिसके पलटवार में ये बात कही गई है। यूएस को गलत अंदाजा है, ईरानी स्पीकर की तरफ से ये बयान दिया गया और यूएन चीफ ने कहा है कि ईरान जो है वो संयम बरते। यूएस मिलिट्री बेस जो है उनको टारगेट किया जाएगा। दरअसल यूएस ईरान टकराव की अगर हम बात करें तो अलग अलग बयान इसको लेकर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई या मारपीट हाथापाई हुई तो ऐसे में यूएस जो है वो हमला करेगा। और ये अलग अलग बयान इस समय सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार हैं, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्रदर्शन के पीछे इजराइल है। ट्रंप कह रहे हैं कि आज़ादी चाहते हैं ईरान के लोग, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि दुश्मनों ने आतंकवादियों को बुलाया है। तो ये अलग अलग बयान इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला हो रहा है, सरकार लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, आर्थिक समस्याएं हल करेंगे, ये तमाम बातें ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं। कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर भी विचार उनकी तरफ से किया जा रहा है और साथ ही मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा की भी मदद ली जाएगी। इंटरनेट एक्सेस बहाल करने पर बात की जाएगी। तो ये तमाम अब अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि जो ईरान की जो इस वक्त विरोध की आग जो है वो इस समय यूएस भी पहुंच चुकी है और किस तरीके से यूएस में भी विरोध प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है और प्रदर्शनकारियों के
समर्थन में यूएस में ये रैली की गई है। प्रदर्शन के दौरान हालांकि हादसा भी हुआ और रैली में एक ट्रक घुस गया। फिलहाल जो लोग हैं वो इस वक्त रैली करते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ये रैली की गई है। तो सीधे तौर पर ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। आगजनी जैसी कई सारी अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं कि उन हालातों पर काबू पाया जा सके। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या ये इंस्टाग्राम सुरक्षित है? जी हां, ये सवाल इस समय हर इंस्टाग्राम यूजर के जहन में है। ऐसे में क्या आपके पास भी बिना रिक्वेस्ट किए इंस्टाग्राम की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड रिसेट करने का मेल आया है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप ऐसे अकेले यूजर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के यूजर्स के पास ऐसे कई मेल आ रहे हैं जिनमें पासवर्ड रिसेट करने का नोटिफिकेशन होता है। और इसमें यह कयास लगा है कि इंस्टाग्राम यूजर्स के डेटा लीक होने की कोई घटना हुई है। हालांकि अब इस पर इंस्टाग्राम ने अपनी सफाई भी दी है, यानी कि मेटा की तरफ से सफाई भी दी गई है। आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है मेटा की, बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर आप अपना इंस्टाग्राम को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक। तो इंस्टाग्राम यूजर्स का जो है वो डाटा लीक होता हुआ इस समय कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में 1.75 करोड़ यूजर्स का जो डाटा है उसे लीक करने की बात इस दौरान कही गई है। लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी कंपनी जो है मालवेयरबाइट्स, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं उनका डाटा लीक हुआ है, डाटा ब्रीच फोरम पर सार्वजनिक कर दिया गया, यानी कि जो डार्क वेब है उस पर ये डाटा पब्लिक कर दिया गया है। डार्क वेब पर फोन नंबर और ईमेल लोगों के मिल रहे हैं। फिशिंग और साइबर हमलों का खतरा भी इसके जरिए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। साल 2024 में सुरक्षा चूक से डाटा लीक होने की बात ये कही जा रही है। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो जो इंस्टाग्राम की कंपनी है मेटा, उसने इस डेटा ब्रीच के जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उन तमाम आरोपों से नकार दिया और कहा है कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आखिर में सवाल फिर भी यही उठ रहा है कि अगर वो सुरक्षित हैं तो उनके पास में पासवर्ड रीसेट करने के मेल और मैसेजेस आखिर क्यों जा रहे हैं? लेकिन आखिर जो डाटा इस वक्त लीक हुआ है उस डाटा का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, फटाफट से वो आपको बता देते हैं। क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो सीधे तौर पर फिशिंग के जरिए किया जा सकता है। अकाउंट को टेक ओवर करने में इस डाटा का इस्तेमाल पूरी तरह से किया जा सकता है। और साथ ही जो क्रेडेंशियल स्टफिंग है, यानी कि अगर आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड से अगर मेल खाता है तो कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त दायरे में है कि वो भी हैक हो सकते हैं। तो डाटा का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास में भी इस तरीके का पासवर्ड रीसेट करने का कोई मेल आया है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट अगर नहीं की है तो उस मेल को पूरी तरह से, उस मैसेज को इग्नोर कर दें। रीसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक आप बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही पासवर्ड रीसेट करने में जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने उसकी रिक्वेस्ट नहीं डाली है तो वो मेल आपकी तरफ से नहीं है और उसे पूरी तरह से आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, अगर उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो किस तरीके से वो सेफ रख सकते हैं वो आपको बताते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि सामने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति उसको हैक ना कर पाए। समय समय पर अपना पासवर्ड जरूर बदलें और थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड आप रखें। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनमें सेम पासवर्ड बिल्कुल ना रखें। फिशिंग मैसेज अगर आपके पास में आ रहे हैं तो उनकी भी समय रहते ही पहचान करें और इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को सेफ सिक्योर रख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास में मेल आता है तो उसे इग्नोर करें और साथ ही ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो किसी भी अनजान व्यक्ति की तरफ से भेजा गया हो। कहीं भी अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल भी दर्ज ना कराएं और ऐसा कोई भी लिंक अगर आपके पास में आता है तो उस पर भी क्लिक बिल्कुल ना करें, तो आप पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।